भाई साहब क्या महीना था। वेगस गए थे, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी देखी। अगर आपने शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या इंस्टा पे फॉलो कर रखा है, वहां पे देख लिया होगा भाई। रोबोट, 3 करोड़ का ट्रक दिखाया हमने, लेटेस्ट लैपटॉप लॉन्चेस, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी सीईएस में मैं सारा कुछ नहीं देख पाया क्योंकि वो इतना बड़ा इवेंट है। लेकिन भाई जहरीले टेक अपडेट्स एपिसोड 20 है ये, और इसके अंदर वो सारी चीजें कवर करेंगे जो वहां पे रह गई थी। वैसे अगर ये वाली वीडियो आप पहली बार देख रहे हो ना, इस वीडियो में हम सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या क्या आने वाला है, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, गेमिंग की भी बातें करते हैं, एंड द मेन पार्ट Q&A। जो भी सवाल तुमने #Q&A करके लास्ट वीडियो में पूछे होंगे, हम इसमें जवाब देंगे, और जो इसमें पूछोगे अगली में जवाब देंगे। तो अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब मारो। मैं इतने लैपटॉप से शुरू कर लेता हूं। अब इंटेल का पूरा ध्यान सीईएस में अपनी पैंथर लेक के ऊपर था। जितने लेटेस्ट लैपटॉप सब आएंगे उसमें लेटेस्ट पैंथर लेक सीपीयूज होंगे। उसके अलावा इनकी एक रिफ्रेश सीरीज भी आएगी, जो मैंने लास्ट ZTU में भी बताया था। उसका एक प्रोसेसर इंटेल कोर अल्ट्रा 9 290HX+। भाई ये डेस्कटॉप लेवल नहीं, पूरा डेस्कटॉप वाला ही प्रोसेसर होगा। इसका गीकबेंच का आप स्कोर देखो भाई, मल्टी कोर सिंगल कोर के। इसकी परफॉर्मेंस इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K जो पीसी डेस्कटॉप वाला है उस लेवल की होगी। बाकी जब हाथ में लैपटॉप्स वगैरह आएंगे देखते हैं कैसा होता है मामला। और ये हमारे एरो लेक रिफ्रेश प्रोसेसर्स होंगे, मतलब जो बीच में नहीं लॉन्च हो जाते कि हाँ भैया कि प्रोसेसर अपग्रेड हो गया, ग्राफिक कार्ड तो 50 सीरीज चली रही है, वो वाला हिसाब किताब। और AMD ने बोला हम क्यों रुक जाए भाई साहब, इनके जो 300 सीरीज के सीपीयू नहीं थे पहले, अभी तो वैसे 400 सीरीज आएगी जो सीईएस में इन्होंने अनाउंस भी करी है, लेकिन इनके 300 सीरीज के मैक्स प्लस प्रोसेसर आएंगे, जिसके अंदर मैक्स प्लस 392 का स्कोर लीक हुआ है भाई। मल्टी कोर सिंगल कोर आप देख सकते हो गीकबेंच 6 का। और इस सीरीज का जो iGPU है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमारा 12 कोर्स 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर होगा, और ये भी AMD Zen 5 आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होने वाला है। अब अगर तुम सोचो कि भाई ये 400 सीरीज से नीचे आएगा, नहीं, क्योंकि 400 सीरीज में भी मैक्स और मैक्स प्लस अनाउंस नहीं हुए हैं, तो ये 400 सीरीज से ऊपर ही है परफॉर्मेंस वाइज। वैसे अगर मैक्स प्लस सीरीज का पूरा लाइनअप अगर आपको देखना है, जिसके अंदर कुछ मैक्स वाले हैं कुछ मैक्स प्लस वाले हैं, पूरा लाइनअप आप देख सकते हो अपने सामने। और याद होगा लास्ट A14 के अंदर हमने इनकी 300 सीरीज का प्रोसेसर टेस्ट किया था, इसके अंदर 4060 GPU था। क्या बढ़िया लेवल की परफॉर्मेंस वो दे रहा था, इवन ऑन iGPU। ये उससे भी ऊपर आएगा, बाकी जब हाथ में आएगा तब की तब देखेंगे। तो उसके लिए आप लोग जरा सब्सक्राइब दबा दो अगर नहीं दबाया तो। और इंडिया में तो BIS के चक्कर में चीजें वैसी इतनी लेट हो जाती है। चाइना में तो AMD 400 सीरीज के लैपटॉप लॉन्च होने भी वाले हैं। जनवरी 22 में ASUS का फर्स्ट AMD 400 सीरीज का लैपटॉप सेल पे आएगा और लोग खरीद भी पाएंगे। फिर हमारे को और ज्यादा बेंचमार्क स्कोर ये सब दिखेंगे। रिव्यू हमारे लेट रह जाते हैं, मेरी गलती नहीं है भाई साहब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और सीईएस में Lenovo और MSI के सारे लैपटॉप्स हमने कवर कर दिए थे। आपने वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियोस जाके देख लेना भाई। Lenovo ने तो क्या ही मामला भाई, रोलेबल डिस्प्ले वाले लैपटॉप लीजन है जिसकी डिस्प्ले बड़ी हो जाती है, एक ट्विस्टिंग वाली डिस्प्ले भी है। ये वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा देखने में। एंड मेरा मन था ASUS के बूथ पे जाने का भी, लेकिन मैं इतनी सारी चीजों में रल गया, मैं कुछ चीजें कवर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ASUS की थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। ASUS ने अपना ZenBook Duo लेटेस्ट लॉन्च कराया विद इंटेल पैंथर लेक प्रोसेसर कोर अल्ट्रा X9 388H, जिसके अंदर डुअल OLED डिस्प्लेज होंगी, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। वैसे ZenBook Duo का लास्ट ईयर हमने रिव्यू किया था, अब ये लेटेस्ट वाला जब आएगा तब देखते हैं। और इसी टाइप का योगा बुक 9 आई भी है, जो भी है हमारे चैनल पे, तो देख लेना ये वाले लैपटॉप डुअल स्क्रीन में कैसे होते हैं, क्या क्या आप इस पे कर सकते हो। और सिर्फ ये तो थी प्रोडक्टिविटी वाली बात जिसमें सिर्फ प्रोसेसर कुछ है, भैया हमें ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। भाई Zephyrus Duo इन्होंने लॉन्च किया CES में, जिसके अंदर भी हमारे को पैंथर लेक प्रोसेसर मिलेंगे अप टू कोर अल्ट्रा 9 386H विद अप टू RTX 5090, जिसकी 135 वॉट की TGP होगी। मतलब ऐसे फॉर्म फैक्टर के अंदर इतना TGP वाला GPU, यानी कि परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, 2 स्क्रीन, उसके अलावा 2 डिस्प्ले, दोनों 3K ROG Nebula जो इनकी OLED डिस्प्ले होती है, एंड उसके अलावा कीबोर्ड वगैरह अटैच हो जाता है, वही सारी चीजें डुअल स्क्रीन वाली। एंड प्राइसिंग तो बहुत ज्यादा इसे सस्ती होने वाली है। किडनी विडनी क्या है, एक आधा राजमा बेच देंगे। और एक्सरियल का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना, बेसिकली एक्सरियल ना बहुत बढ़िया AR ग्लासेस बनाते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले। अब इन्होंने ASUS के साथ कोलैब कर लिया और उसके साथ इन्होंने अपने गेमिंग ग्लासेस लॉन्च करे हैं, ROG XReal R1, जिसके अंदर आपको 171 इंचेस की 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। रेजोल्यूशन फुल HD होगा, मतलब 171 इंचेस चश्मा पहन के जो अंदर दिखाई देगी, और 57 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। एंड इसको डॉक के साथ यूज करके अदर डिवाइसेस के साथ भी आप कनेक्ट कर पाओगे, मतलब स्क्रीन नहीं देखनी, आप बैठे आराम से और गेमिंग चल रही है आंखों के अंदर, मजा आ जाएगा भाई साहब। वैसे ऐसी हमने लीजन ग्लासेस कवर किए थे अपने चैनल पे, एक बार देखना वो भी। अब CES में जितने भी पैंथर लेक वाले डिवाइसेस थे, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 वाले जो प्रोसेसर्स थे, उसकी iGPU की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात नहीं करने दे रहा था, ना कोई FPS वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल रही थी हमारे को। लेकिन इसके भाई FPS लीक्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो अपने सामने। बॉल्डर्स गेट, साइबरपंक और सब में 1080p हाई सेटिंग्स में कितने कितने एवरेज FPS और 1% लोज वगैरह हैं। एंड भाई iGPU के हिसाब से परफॉर्मेंस बढ़िया लग रही है, लेकिन थोड़ा हाथ में आएगा, थोड़ा और ज्यादा गेम टेस्ट करेंगे तो ज्यादा ओपिनियन बना पाएंगे। अब लैपटॉप पीछे हटाते हैं, थोड़ा PC डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं।
जो इंटेल की एरो लेक रिफ्रेश में आपको बताई थी ना लास्ट वीडियो में भी कि आने वाली है, जो इनके प्रीवियस प्रोसेसर थे जैसे 285K था कोर अल्ट्रा 9 का, उसी का 290K प्लस आएगा, जिसका गीकबेंच के स्कोर्स वगैरह आप देख सकते हो। और 285K के साथ मैं कंपेयर भी करके देख रहा था, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, 7 to 8% का डिफरेंस आएगा। तो जिसको नया पीसी बिल्ड करना होगा वो उसके लिए जाएंगे, बिकॉज प्राइसिंग प्रोबेबली लास्ट जनरेशन वाली ही रहने वाली होगी। और एपिसोड 18 के अंदर हमने कोर अल्ट्रा 7 के बारे में बताया था जो रिफ्रेश में आने वाला, तो इसलिए क्या तो सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ी न्यूज मिलती रहती है ना, अपडेटेड रहोगे। और जो भी तगड़ी गेमिंग पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं 29 जनवरी तक आप वेट कर सकते हो, बिकॉज AMD Ryzen 7 9850 X3D प्रोसेसर सेल पे आएगा। अभी इसकी कोई न्यूज नहीं थी, थोड़ा लीक आ गया। एंड अगर इसको 9800 X3D से कंपेयर करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। वो होता है ना बीच में एक रिफ्रेश टाइप का लॉन्च, वही मान सकते हो इसको भी। तो नया पीसी बिल्ड अगर करने वाले होंगे तो तब तक वेट कर सकते हो, स्पेसिफिकली गेमिंग पीसी बिल्ड। और ये X3D वाला मामला गया है, ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है। अब भाई साहब जरा स्मार्टफोन पे आ जाते हैं। 2 साल पहले एप्पल इंटेलिजेंस जब आया था, तब इन्होंने क्या बोला था? Artificial intelligence bring you intelligence, Apple intelligence, Apple intelligence, Apple intelligence. और तब से इनका एप्पल इंटेलिजेंस कितना बढ़िया काम कर रहा है ये सब तो हमें पता ही है। अब इनकी डिवाइसेस बहुत केपेबल है, iPhone 17 Pro देखो आप, और 18 Pro सीरीज आने की बातचीत चल रही है, लेकिन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट ही नहीं हो पा रहा। फिर एप्पल वालों ने बोला ओके सॉरी, हम मानते हैं, हमारा कुछ हिसाब किताब नहीं बन रहा, गूगल भाई साहब कुछ थोड़ा सा कर दोगे हमारे साथ मिलके, क्योंकि गूगल के पास डेटा इतना है भाई, और गूगल के जेमिनाई ने क्या तहलका मचा रखा है। तो भाई एप्पल और गूगल ने हाथ मिला लिया है, कह रहे भैया आप हमारा सारा एआई का तामझाम संभाल लो, लेकिन हाँ हमारे एप्पल के जो प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मेंटेन करेंगे और कोई भी डेटा शेयरिंग वगैरह नहीं होगी। तो एप्पल का भरोसा और गूगल जेमिनाई की एक्सपर्टीज, और जब इनका आपस में कोलैबोरेशन हो गया ना, तो इस बात से ना एलोन मस्क चिढ़ गया। उसको उम्मीद थी कि उसका ग्रॉक यूज होगा, ग्रॉक को कपड़े उतारने से फुर्सत हो तब तो कुछ हो पाए। तो एलोन मस्क का ना कुछ ये वाला ट्वीट आता है, कह रहे भाई साहब सारी पावर एक ही जगह चली जाएगी, उनके पास एंड्रॉइड भी है, उनके पास क्रोम भी है, अब उसके बाद एप्पल भी है। कहने का मतलब ये था कि इनको भी मौका मिलना चाहिए था, पर नहीं, इनका तो ग्रॉक बहुत ज्यादा एडल्ट है ना। और भाई सैमसंग का कितना बड़ा हाथ है फोल्ड फोन्स के अंदर, वो तो हमें देखा ही है, कितने सालों से फोल्ड फोन्स बना रहे हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज था क्रीज का, और अभी इन्होंने CES में अपनी एक डिस्प्ले लॉन्च करी है जो क्रीजलेस डिजाइन के साथ है, मतलब फोल्ड भी होगी लेकिन उसमें क्रीज दिखाई नहीं देगी। तो जो आईफोन फोल्ड के लीक्स जो आ रहे हैं उसके अंदर भी यही डिस्प्ले यूज होगी, एंड उसके बाद सैमसंग का जो फोल्ड 8 आएगा उसमें भी यही डिस्प्ले यूज होने वाली है। देखते हैं कितना क्रीजलेस डिजाइन ये होगा। और भैया डायनामिक आइलैंड को टाटा बाय बाय होने वाली है, क्योंकि अब अंडर डिस्प्ले फेस आईडी एप्पल यूज करेगा, यानी कि हमारे को नॉच मिलेगी आईफोन 18 प्रो सीरीज के अंदर। नॉन प्रो सीरीज को कह रहे भैया तुम डायनामिक आइलैंड दो, अभी तुम्हें ताजा हाई रिफ्रेश रेट दिया है ना, तो शांत बैठे रहो, ज्यादा उम्मीद नहीं करनी एप्पल वालों से। उसके अलावा इनका Air 2 भी आएगा, उसके अंदर भी डायनामिक आइलैंड मिलेगा हमारे को। Air बहुत सक्सेसफुल लॉन्च था, Air 2 देखते हैं क्या होगा। और Air से याद आया इनकी 17E सीरीज भी आएगी, जिसके अंदर भी हमारे को डायनामिक आइलैंड वगैरह मिलेगा। वो थोड़ा बजट यूजर्स को टारगेट करने वाला होता है, जब आएगा तब की तब देखते हैं। और भाई Pixel 10a लॉन्च हो सकता है मई 2026 तक। सैडली लुक्स वगैरह इसकी Pixel 9a वाली ही होने वाली है, और बैटरी 5100 mAh। और सुनने में ये आ रहा है टेंसर G5 नहीं लगा रहे उसके अंदर, पुरानी G4 ही लगा के देंगे। पिक्सल का वैसे हिसाब किताब इंडिया में ढंग से कुछ बन नहीं पाता, पहले महंगा आएगा फिर डिस्काउंट करते करते सस्ता बेच रहे होते हैं बाद में। तो देखते हैं 10a का क्या हाल होता है। और अभी हमने लावा अग्नि 4 किया था, अगर उसका वीडियो नहीं देखा तो देखना जाके, काफी एक अच्छा फोन है भाई। लावा ने ट्विटर पर अपना नया फोन टीज कर दिया Blaze Duo 3 करके, और फोटो में अगर आप देखो तो पीछे ना डिस्प्ले दिखाई दे रही है जिसपे क्लॉक बनी है, तो Xiaomi 17 Pro सीरीज जैसा ये हो सकता है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, कैमरास, बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड आती है, बट डिवाइस इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फ्लैगशिप किलर्स की वेव चल रही है, ऐसे ही Vivo का X200T आएगा जो X200 और FE का मिश्रण होगा, और Dimensity 9400 प्लस होगा इसके अंदर। बाकी सारी स्पेक्स वगैरह स्क्रीन पे देख लेना, बट प्राइसिंग 60,000 के आसपास ही होगा भाई। कभी फ्लैगशिप किलर्स 40, 45, 50 तक होते थे। ये जो वेव आई है ना नई टेक्नोलॉजी की, रैम स्टोरेज महंगी हो गई, सब कुछ महंगा कर देंगे, लो महंगा। और सुनने में आ रहा है Vivo की V70 सीरीज भी मिड फरवरी तक लॉन्च हो जाएगी, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन, जाइस और काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेट्स सी कैसा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग कंसोल्स के बारे में। भाई PlayStation एक नया अपडेट दे रहा है स्पेसिफिकली फॉर PS5 Pro, जिसके अंदर PSSR 2.0 हमारे को मिलेगा। PSSR जब इन्होंने इनिशियली लॉन्च किया था PS5 Pro के साथ, एक अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है जस्ट लाइक Nvidia का DLSS और AMD का FSR, जिसके अंदर हमारे को अच्छे FPS मिल पाते हैं और विजुअल लॉस इतना कुछ नहीं होता। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि 120 FPS तक अचीव कर पाएंगे, ऑब्वियसली ऑन 1440p एंड 4K पे अपस्केल हो गया, आपको दिखेगा। अब देखो ये अपडेट ग्लोबली रिलीज होगा, फिर PS5 Pro जैसे कि मेरे पास है ही, तो उस पर मैं एक्सपीरियंस करूंगा, अगर कुछ लगेगा तो उस पर कुछ कंटेंट कवर करेंगे। वैसे PS5 Pro आज की डेट में बहुत सेंस बनाता है, जितनी उसकी प्राइसिंग थी लॉन्च के टाइम पे, क्योंकि पीसी बिल्ड और लैपटॉप जिस हिसाब से महंगे होते जा रहे हैं,
गेमिंग बढ़िया PS5 भी करवा पा रहा है, और भाई PlayStation 5 के भी रूमर्स हैं, इसकी प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है। और PS पोर्टल आया था इनका, जो इतना सक्सेस नहीं हो पाया, उसका एक रिफ्रेश मॉडल ये लाएंगे जिसके अंदर 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले होगी। एक स्ट्रीमिंग डिवाइस के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, वैसे मैंने ना PS पोर्टल का रिव्यू कर रखा है चैनल पे, मेरे को इतनी कुछ खास वो लगी नहीं थी, स्पेसिफिकली इंडिया के हिसाब से। इंडिया से बाहर उसके ऊपर एक अपडेट भी आया जिसके अंदर बंदा बिना PS5 के भी गेमिंग कर सकता है क्लाउड गेमिंग के थ्रू, लेकिन इंडिया में तो PlayStation की क्लाउड गेमिंग है नहीं ना, तो खेलेंगे कैसे? मेरे को काफी कमेंट में मिल रहे थे कि भैया क्लाउड गेमिंग का अपडेट आ गया, आप एक और वीडियो बनाओ, कुछ बनाओ। भाई इंडिया में नहीं आया है, वो VPN लगा के चलाओगे और इतनी बढ़िया क्वालिटी आएगी उसके बाद। एंड स्टीम मशीन तो याद होगी, जिसकी हमने एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो कवर करी थी, स्टीम के अपने नए डिवाइसेस आने वाले थे, उसकी प्राइस लीक करी है रेडिट पे एक बंदे ने, जो है $950 फॉर 512 GB, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन 95,000 के आसपास हो गया। तो भाई टैक्स वैक्स इंपोर्ट लगा के 1,20,000 तक ये हो सकता है, और 2 TB वेरिएंट 1,10,000, ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 1.4 लाख तक शायद हमारे को मिलेगा। तो काफी महंगा मसाला हो गया। मेरे को उम्मीद 60, 70, 80 हजार वाली थी। कोई बात नहीं, तुम डिमांड करोगे, खर्चा तो करवाओगे, मुझे पता है, आने दो सेल पे जरा। एंड भाई बहुत टाइम से सोनी के हैंडहेल्ड के लीक्स आ रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है प्रोजेक्ट कैनिस। इसके अंदर हमारा को AMD Zen 6 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर मिलेगा, जिसके CPU कोर की इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अगर ये लीक सही है तो इसके हिसाब से भाई M.2 स्टोरेज का सपोर्ट इसके अंदर हमारे को मिलेगा, एंड माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस वाले, क्योंकि फास्ट रीड एंड राइट स्पीड चाहिए होती है ना लेटेस्ट गेम्स के हिसाब से। और इसके अंदर भी अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह होंगी, PS4 PS5 के गेम्स आप खेल पाओगे। लेट्स सी ये कैसा होता है, और जब ये आएगा ना भाई, ये फाड़ देगा मार्केट को। बस प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए, ये ना हो ROG Ally की तरह 1 लाख से ऊपर टप रहा है मामला। अब थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेते हैं। एडोबी से दुनिया पहली बहुत दुखी चलती रहती है, किसी का प्रोजेक्ट क्रैश हो रहा है, किसी की रेंडरिंग नहीं हो पा रही। एप्पल कह रहा भैया आप हमारे पास आओ, हम सस्ते में आपको सॉल्यूशन देंगे। भाई एप्पल ने एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड को डायरेक्टली कंपटीशन देने के लिए सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर उनका फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो, पिक्सेलमेटर प्रो, मोशन कंप्रेसर, सारे सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे। एंड प्राइसिंग वेरी इंटरेस्टिंग, 399 पर मंथ एंड 399 पर ईयर। एंड उसके अलावा भी स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, 199 पर ईयर पे आप ले सकते हो। तो आप बताओ, टीम एडोबी या टीम एप्पल प्रोडक्टिविटी में? अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है, मैक मिनी या मैकबुक वगैरह, डेफिनेटली भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी सब्सक्रिप्शन है ये। और ये लॉन्च होगा जनवरी 28 को, और उसके बाद आप नई एप्पल डिवाइसेस खरीदते हो तो आपको 3 मंथ्स के लिए फ्री भी मिलेगी, तो आप टेस्ट भी कर सकते हो। एंड हम सब लोग भाई क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं भाई, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो वगैरह। इसके ऊपर से गवर्नमेंट ने 10 मिनट्स डिलीवरी वाला मैंडेट हटा दिया है। बेसिकली ये ब्रांड साइड से नहीं है, ब्रांड तो कह रहे थे हम जल्दी डिलीवरी दे देंगे, ब्लिंकिट वालों ने तो छाती पे छाप रखा था। गवर्नमेंट कह रही भैया नहीं, ये इधर उधर तेज चलाते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, काफियों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो भाई ऐसा फास्ट डिलीवरी का प्रॉमिस नहीं करना। एंड ये डिसीजन भाई मेरे को काफी सही लगा। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो कुछ टाइम पहले तुमने नोटिस कर लिया होगा, हर कोई इंसान बस ग्रॉक से कपड़े उतरवा रहा था, और उसके अंदर भाई सामने वाले इंसान की कोई भी परमिशन नहीं ली जा रही थी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ग्रॉक को बोलो भाई ऐसा वैसा, ये वो कह रहा भाई साहब ये पकड़ लो। और इसी के चलते बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लीगल तक हो गए मैटर, और इंडोनेशिया ने तो ग्रॉक को बैन ही कर दिया अपनी कंट्री में, कह रहे भैया उतरवा लो कपड़े, अब बताओ। एंड पर्सनली ग्रॉक एज एन AI मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आप उससे किसी भी टोन, किसी भी भाषा, इवन गालियां तक कैसे भी बात कर सकते हो। और इंस्टाग्राम के ऊपर जो ये इमेज जनरेशन चल रहा था भाई बिल्कुल सही नहीं है। एंड भाई मेरे हिसाब से AI पे रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ी कोई भी AI टूल आ रहा है उससे इंसान कुछ भी बनवा रहा है, नहीं, उस पर प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, और सही काम के लिए AI यूज होना चाहिए। और सिर्फ इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने भी कर दिया था, सुनने में आ रहा है फिलीपींस ने भी किया है। और इलोन भाई साहब का मुझे समझ नहीं आता, ट्वीट डाल रहे हैं, कह रहे भाई कोई भी इलीगल कंटेंट बनाएगा ग्रॉक से तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा उस इलीगल कंटेंट के। अरे भाई साहब तुम बैक एंड से ही बंद कर दो ना, करवाना ही क्यों है जनता से? जनता तो फ्री हैंड है, खाली बैठे आदमी कुछ भी करता रहेगा। हद है भाई इस आदमी की। और फिर ये आदमी कह रहा था ग्रॉक को एप्पल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेट करो, वहां टिम कुक के कपड़े उतर रहे। एंड अपनी भाई वाली बातचीत गेमिंग की बात कर लेते हैं। भाई गॉड ऑफ वॉर गेम के ऊपर प्राइम वीडियो पे सीरीज आ रही है। एंड कास्टिंग, लास्ट ऑफ अस की कास्टिंग को लेकर लोगों ने बहुत नाराजगी दिखाई थी, लेकिन इनकी कास्टिंग अगर आप देखो, ये जो कैरेक्टर प्ले करेंगे रियान हर्स्ट, भाई अच्छी लग रही है कास्टिंग। बस भाई बिगाड़ मत देना सीरीज को, जैसा गेम लेजेंडरी हमारे लिए, स्टोरी वाइज, बॉस फाइट्स, विजुअल्स, कैरेक्टर्स, बस वैसे ही रहने देना, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिलाना मत कुछ इधर से उधर की, भैया नहीं हम ऐसे कर दे वैसे कर दे। और गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स वगैरह हो गए, ऐसे स्टीम के भी अपने अवार्ड्स होते हैं। उन्होंने हॉलो नाइट सिल्क सॉन्ग को गेम ऑफ द ईयर माना है। उसके अलावा और भी काफी सारे गेम्स अलग अलग कैटेगरी में, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड भाई 2026 गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत सारे अपकमिंग गेम्स हैं। एंड यूबीसॉफ्ट भी काफी ज्यादा एक्टिव है। रेनबो सिक्स सीज मोबाइल आने वाला है फरवरी में। उसके अलावा टॉम क्लैंसी डिवीजन 3 भी अब मेकिंग में है। और भाई मोबाइल के लिए ऑलरेडी बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स आ रहे हैं, जैसे टूम रेडर आने वाला है। उसके अलावा यूबीसॉफ्ट भी मोबाइल के लिए 2 असासिन
असासिन्स क्रीड लाने वाला है, असासिन्स क्रीड जेड एंड हेक्स एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम की रीमेक तो पता नहीं कब से चल रही है, कब आएगा कब नहीं आएगा। बढ़िया सा कोई नया प्रिंस ऑफ पर्शिया बना लेते यार। इन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया असासिन्स क्रीड को मिक्स करके ना प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज को भूल ही गए। कौन है ओजी प्रिंस ऑफ पर्शिया, टू थ्रोन्स और वॉरियर विद इन खेलने वाला? ढाका भाई, कमेंट करके बताओ। और मोबाइल गेमिंग की बात चल रही है, मोबाइल पे वैलोरेंट आने वाला है यही 2026 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, और सबवे सर्फर का सेकंड पार्ट सबवे सर्फर सिटी आ रहा है। कौन खेल रहा है इस गेम को, या बस नीचे कंटेंट में ही चलता रहता है? मैं भी उसमें से एक हूं। वेनम गेमिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर तुमने देखा है तो। और जनवरी मंथ आधे ज्यादा जा चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। स्टिल बता देता हूं, एक्सबॉक्स के ये वाले गेम्स जो एक्सबॉक्स गेम पास के अंदर आपको मिल जाएंगे, एंड PS प्लस की मेंबरशिप अगर है तो उसके अंदर ये वाले गेम जो मेरे को सही लगे आपको बताने, खेलने तो खेल लेना। अब जरा सवाल जवाब की बात कर लेते हैं। Why is Legion 9i Gen 10 is not releasing in India? और मेरे को इसी कामों के लिए चाहिए था। देखो भाई, इंडिया में BIS का बहुत तगड़ा इशू है। BIS का एक बेसिकली सर्टिफिकेट होता है, जब वो मिलता है तो इंडिया में प्रोडक्ट आ पाता है। अब उसके अंदर क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कोई अनसेफ या सब स्टैंडर्ड गुड्स ना आ जाए इंडिया के अंदर, वो सब होता है। तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इसका हेवीली इंपैक्ट है एंड बहुत सारे ब्रांड इसको लेके सफर भी करते हैं, इसलिए इंडिया में बहुत लेट प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। बाकी भाई जैसा आपका यूज केस है, आप Pro 7i भी ले सकते हो, उसके अंदर भी आपका सारा काम हो जाएगा। Legion 9i के अंदर इन्होंने वैसे भी 3D VDD डिस्प्ले का सिस्टम रखा हुआ है, वो बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए है और महंगा भी है। एंड सेकंड क्वेश्चन, विच इज बेस्ट, MSI Titan 18HX और ROG Strix Car 18? यार देखो, टाइटन अपने आप में बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप है, जिसके अंदर 64GB रैम, 4GB स्टोरेज और एकदम फ्लैगशिप मामला सब कुछ। महंगा भी फिर वो उतना ही है और उतना ही वो हैवी भी है। मतलब वो बहुत ज्यादा नीश ऑडियंस के लिए है कि हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता लैपटॉप हैवी है कुछ, उनको फ्लैगशिप डिवाइस चाहिए। बट अगर आप Strix Car 18 को देखोगे ना, तो वो थोड़ा कंज्यूमर लेवल पे आता है कि हाँ, ज्यादा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड लैपटॉप नहीं लगता, हाँ लाइटें वाइटें हैं, सब कुछ है उसके अंदर। तो अगर मेरे को लेना होगा तो मैं टाइटन तो प्रेफर नहीं करूंगा, अगर मेरे को ट्रैवल वगैरह भी ज्यादा करना है कुछ है, क्योंकि टाइटन 3 किलो से ऊपर का हिसाब किताब है। बाकी Strix का रिव्यू भी है चैनल पे और टाइटन का भी है, दोनों देख लेना। हैव यू अटेंडेड द IBTR 2025? इफ यस, सो टेल मी द एक्सपीरियंस विद अदर क्रिएटर्स। नहीं, मैं जा ही नहीं पाया। मैं क्या, वो IBTR शूट ही नहीं हुआ अभी तक। बेसिकली दिल्ली में उसका शूट सेटअप था, तो जो ट्रैकिंग टेक की टीम को आना था, उनको पुणे से दिल्ली आना था। मैं तो दिल्ली पहुंच जाता, और भी क्रिएटर्स कुछ पहुंच भी चुके थे और ज्यादातर क्रिएटर्स दिल्ली में थे भी, लेकिन जब मेन जिनके साथ शूट होना था वो ही नहीं पहुंचे, तो उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया। होगा, कब होगा ये नहीं पता अभी तक। प्लीज रिव्यू मोटोरोला मोटोबुक 60 Core 7 वाला। यार इसका ना Core 5 वाला कर रखा है, उसके अलावा लैपटॉप में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, nanoreview.net पे जाके आप 2 CPU के नाम डाल के आपस में स्कोर्स वगैरह कंपेयर कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। Core 5 अगर अपने आप में 8 है तो Core 7 अपने आप में 10 है। वही है, जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी बन जाएगी। तो देख लेना Core 7 किसी और चैनल पे कोई रिव्यू वगैरह हो तो। Lenovo Legion Pro 5i स्पेक्स Ultra 7 5060 या फिर Legion 5i i7 with 5070, बोथ आर इन सेम प्राइस रेंज। अब देखो यार, लीजन की जो प्रो सीरीज है ना, वो सिर्फ नाम की प्रो नहीं है, उसका थर्मल सिस्टम बेटर है, उसके बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर है, एंड उसके अलावा डिस्प्ले, पोर्ट्स, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो आप एक काम करो, Pro 5i और 5i दोनों की एक बार वीडियो देख लो, साइड बाय साइड थोड़े से नोट्स वगैरह रेडी कर लेना कि कहां पे कौन सा लैपटॉप आपके यूज केस के हिसाब से आपको बढ़िया लग रहा है। बाकी CPU GPU कंपेयर करवाना है तो वीडियो से करवा लेना, या फिर nanoreview.net पे जाके भी कंपेयर कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो i7 विद 5070 कॉम्बो आप बता रहे हो ना, मैं होता तो वही चूज करता। और भाई लास्ट सवाल मार्शल भाई का विद 179 रुपीज का हार्ट। और भाई इतना बड़ा सवाल, भाई पूरा नहीं पढ़ रहा, स्क्रीन पर डाल दूंगा, पॉज करके पढ़ लेना। भाई ने इतनी बड़ी स्टोरी लिख दी, बेसिकली इनको 2 से 2.5 लाख रुपए में लैपटॉप पूछना था। तो देखो, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास अगर लैपटॉप ही लेना है तो मैं लीजन प्रो सीरीज रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली RTX 40 सीरीज का लीजन प्रो यूज कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है और एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह भी मिल जाती है 4000 रुपए देके जब आप लैपटॉप बाय करने वाले हो। वैसे Strix भी साइड बाय साइड एक अच्छा ऑप्शन है, उसके अंदर IPS है, लीजन में OLED है करंट जनरेशन के अंदर, तो मैं OLED प्रेफर करता हूं। ये सब्जेक्टिव हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके अलावा एलियनवेयर को मैं कहूंगा कि यार वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड हो जाती है कंपेयर टू Strix या लीजन। जिस प्राइस पॉइंट पे Strix और लीजन परफॉर्मेंस और आपको आउटपुट दे देंगे, डेल एलियनवेयर आपको नहीं दे पाएगा। प्लस मैंने रिव्यू भी नहीं कर रखा तो उसके बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकता। उसके अलावा Zephyrus सीरीज भी आप ले सकते हो, जैसे Zephyrus G14 अभी हमने किया था थोड़े दिन पहले, जो MacBook Pro अल्टरनेटिव था। वो देखो वैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला डिवाइस है, अच्छी डिवाइस वो भी है, बट अगर आपको फुल फ्लेजेड लॉन्ग रन के लिए लैपटॉप चाहिए तो Lenovo Legion Pro एट फर्स्ट, जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं। अगर Asus माइंड में आ रहा है तो Strix कार सीरीज के लिए जा सकते हो, रिव्यू सबके चैनल पे देख लेना। तो बस यही था ZTO एपिसोड 20। कोई और सवाल हो #Q&A करके कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।